वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज फ्रॉम क्लास 10 ज्योग्राफी। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? फ्लोरा और फाउना के डिप्लीशन के मेजर नेगेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हम इस अगले पेज में कवर करेंगे। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife: wood, barks, leaf, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें तो हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसे ट्रांसफॉर्म, उसे मॉडिफाई, उसे नेगेटिवली चेंज ज़्यादा किया है। अगर हम किसी भी बायोटिक कम्युनिटी की बात करें, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। लेकिन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अपने ग्रीड के कारण या अपने एक्सेसिव ग्रीडी नेचर के कारण ही वो अपने आसपास के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का इधर डायरेक्टली इधर इनडायरेक्टली उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा किया है। चाहे वो लीव्स का हो, रबर का हो, मेडिसिन पर्पस से हो, या रंगों को बनाने के पर्पस से हो, फूड हो, फ्यूल पर्पस से हो, फॉडर पर्पस से हो। सो इट इज वी ourselves who have depleted our forest and wildlife. सो हमने अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को डिप्लीट किया है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railway, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. आमतौर पे अगर आप डिप्लीशन को देखें तो इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन की शुरुआत कहीं ना कहीं कॉलोनियल रिजाइम से ही हमें होते हुए दिखती है। चाहे वो रेलवे के एक्सपेंशन का हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के एक्सपेंशन का हो, कमर्शियल एक्टिविटी का हो, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का हो। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को हम कई बार ट्री प्लांटेशन भी कहते हैं। It is a science of managing forest and tree plantation. Cutting of tree is controlled by forest department. Natural forest with different types of trees were cut down, replaced by one type of tree planted in rows. कहा क्या जाता है कि हम अपने इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ट्रीज को काटते हैं और उनको रिप्लेस करते हुए नए प्रकार के पेड़ पौधों को यहाँ पे लगाते हुए, चूंकि इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से या वेल तरीके से मैनेज किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, इसे ही हम इसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं। Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major cause of depletion of forest resources. अब देखिए यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को एक्सपेंड करने के लिए भी अगर हमें फार्मिंग लैंड चाहिए तो उसके लिए भी हमें जंगलों को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा कारण अगर आप देखें तो उसे बढ़ती पॉपुलेशन भी कहा गया। आज 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पे भी हमें ये बात समझनी होगी कि बढ़ता पॉपुलेशन अपने आप में एक लिमिटेड रिसोर्स ही है। उसके बाद वो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, उसके लिए एक प्रकार का वो बोझ बनना शुरू हो जाता है। बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. तो आप देख सकते हैं कि 51 से 80 के बीच के 30 ईयर के अगर आप 30 ईयर के वर्षों में अगर आप देखें या 30 ईयर के डिकेड में अगर आप देखें तो बहुत बड़े मात्रा में जो हमारा फॉरेस्ट लैंड था उसे एग्रीकल्चरल लैंड में क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन deforested or degraded by shifting cultivation or zoom, a type of slash and burn agriculture. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आप देखिए तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल ट्रैक्ट और सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल ट्रैक्ट के बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को हमने अपने प्लांटेशन या हमने अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हमने उसे क्या किया, साफ किया है। और अगर आप देखिए तो एक प्रकार की जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर के चैप्टर में से कवर करेंगे, जिसे हम लोग स्लैश एंड बर्न या झूमिंग या कई बार बुश फैलो एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जिसमें एक जगह पे स्पेशली पेड़ पौधे
वगैरह को काटा जाता है, जलाया जाता है और फिर वहाँ पे एक प्रकार की खेती बाड़ी की जाती है। फिर कुछ दिन वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को करने के बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया जाता है। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम? क्या ब्रिटिश पीरियड के दौरान जिस प्रकार के कॉलोनियल मेंटालिटी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने पेड़ पौधों को साफ किया, पेड़ पौधों को काटा और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स को उन्होंने प्रमोट किया और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे हमें फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का डिप्लीशन या फिर उनका दोहन एक्सेसिबली हमें दिखता है। सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से द promotion of a new favored species in many parts of India has been carried through the ironically term enrichment plantation। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है enrichment plantation। इस enrichment plantation का मतलब क्या है, पहले इसे समझते हैं। enrichment plantation means enrichment plantation was done to promote a few favored species in many पार्ट्स ऑफ इंडिया। एनरिचमेंट प्लांटेशन में एक स्पेसिफिक प्रकार के पेड़ पौधों के प्लांटेशन पे फॉर इकोनॉमिक, कमर्शियल और अदर पर्पस जोर दिया जाता है। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व प्लांटेशन ऑफ अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज। यहाँ पे सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज के प्लांटेशन पे जोर दिया जाता है। चूंकि यहाँ पे सिंगल होता है इसलिए हम कई बार इस एक्टिविटी को, इस एग्रीकल्चर को या इस प्रकार के प्लांटेशन को मोनोकल्चर प्लांटेशन या मोनोकल्चर भी कहते हैं। दिस लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ अदर स्पीसीज। इसके कारण अदर स्पीसीज को वहाँ से काटा जाता है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से उन्हें हटाया जाता है। बेशक वहाँ पे सिंगल उस स्पेसिफिक प्लांट की हम लोग कमर्शियल इकोनॉमिक पर्पस से खेती करते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक उस जगह के इकोसिस्टम पे और वहाँ के सस्टेनिंग एंड रिच बायोडाइवर्सिटी के लॉस के रूप में कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस एनरिचमेंट प्लांटेशन को भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के लॉस का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है यहाँ पे। इन विच अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज वाज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड। अब एग्जांपल के तौर पे देखें यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में टीक या सागवान के मोनोकल्चर को क्या किया गया, यहाँ पे इससे डैमेज हुआ। एंड चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालयंस हैव रिप्लेस द हिमालयन ओक। अब देखिए हिमालयन एरिया में चीर प्लांटेशन के कारण वहाँ का जो एक नेचुरल ओक का जो वेजिटेशन था वो कहीं ना कहीं वहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड रोडेंड्रन फॉरेस्ट ऑल्सो। Large scale developmental projects are also responsible for the loss of biodiversity and forest. Since 1951, over 5,000 square kilometers of forest was cleared for River Valley project. For example, Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate का मतलब क्या होता है, बाढ़। inundate 40,000 hectares of forest. Mining is another important factor behind the डिफॉरेस्टेशन। अगर आप देखें माइनिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए हमें एज अ रॉ मटेरियल अलग अलग प्रकार के मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए माइनिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले उस जगह के पेड़ पौधों को काटना होता है, डिफॉरेस्टेशन करना होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बायोडाइवर्सिटी के लिए है। द बॉक्सर टाइगर रिजर्व जो नॉर्थ बंगाल में हमें दिखता है इन द वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेन by the ongoing dolomite mining. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others including the great Indian elephant. अगर हम लोग फॉरेस्ट एरिया को देखें तो वहाँ पे जितने भी हमें वाइल्ड लाइफ दिखते हैं वो अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए, खाने पीने के लिए या अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए उनका फ्रीक्वेंट मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह दिखता है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल माइनिंग डिफॉरेस्टेड एक्टिविटी के कारण उनका अपना जो एक रेगुलर लाइफ है, उनका अपना जो लाइफ है, उनका अपना जो मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है या कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। नेक्स्ट वन, मेनी फॉरेस्टर्स and environmentalists hold the view that the greatest
degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection। कहा जाता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन का एक सबसे बड़ा कारण कई बार यहाँ पे ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन को भी माना गया है। दाउ देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्गुमेंट। बेशक कुछ लोग ये देख कि नहीं, अपने कैटल को चराना, अपने भेड़ बकरियों को चराना और घर में जलावन के लिए लकड़ी के पर्पस से भी कई बार पेड़ पौधों को काटना, कुछ कम्युनिटी अपने अब बोल सकते हैं कि सब्सटेंस पर्पस से बेशक इसे जस्टिफाई करे, लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस दिखता है। येट द fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees। अब देखिए lopping का मतलब क्या होता है, पूरे ट्री को ना काट के उससे अपने उपयोगी चीज़ों को निकालना या काटना। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रेपोजिटरी। रेपोजिटरीज का मतलब क्या है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा हम भंडार के फॉर्म में दिखते, बहुत बड़े हम उसे एक रिसोर्सेज के फॉर्म में दिखते, लेकिन उसे सिर्फ कंजम्पशन रिसोर्सेज के रूप में ना देख के उसे एक कहीं ना कहीं अपने बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने वाले और कहीं ना कहीं अपने बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा प्रिजर्व करने वाले रिसोर्सेज के फॉर्म में भी देखे जाने की जरूरत है। रेपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy। इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए और फास्ट ग्रोइंग अर्बन एरिया या अर्बन इकोनॉमी के डिमांड के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट को या बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयरिन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। और इस कारण से आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि कई बार किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, कई बार किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल ने विद्रोह किया और कई बार पुलिस गोलीबारी में उनकी मौत भी हुई थी। कई बार एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना भी की गई है इंडिया में, अगर आप देखेंगे, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी प्रकार के फैक्ट्री, किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को शुरू करने के पहले आपको वहाँ पे एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का या आपको वहाँ पे पर्यावरण विभाग से आपको क्लीन चिट लेनी होगी या एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि इसके कारण किसी प्रकार का बायोडाइवर्सिटी का लॉस जनरली नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है द हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालयन यू एक प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन जिसका हम लोग मेडिसिनल पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये जनरली हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनरली पाया जाता है। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, इसकी छाल से है ना, निडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज to treat some cancers. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. The species is under great threat due to overplant exploitation. In the last 1 decade, thousands of yew trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि हिमालयन यू जो हिमाचल और अरुणाचल के बहुत बड़े भाग में पाया जाता है और जिसे एक कैंसर की अचूक दवा इससे निकाली जाती है। बेशक कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी के लिए इस ट्री का एक बहुत बड़ा मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन इस ट्री को भी कहीं ना कहीं कंजर्व किए जाने की ज़रूरत है। अब हम इस पैरा में कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी या फ्लोरा एंड फौना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के डिप्लीशन का, उनके डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़े कारण में अगर आप देखें तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनके शेल्टर का छीन जाना। कई बार आप लोगों ने ये भी इस प्रकार के न्यूज़ भी सुना होगा कि बहुत सारे जानवरों ने आसपास के लोकल रिहायशी एरिया में उन्होंने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके घर में घुसेंगे, हम उनके घर में जाकर तोड़ फोड़ करेंगे, हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका इंक्रोचमेंट हमारे भी घर के आसपास दिखेगा। यहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर जो आए दिन न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे अमेजन फॉरेस्ट फायर हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हो, जैसे कुछ दिन पहले उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में भी कई बार हमें आग की घटनाएं सुनने के लिए मिली थी। आर फैक्टर्स विच हैव लीड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर unequal access, inequitable consumption,
of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being। अब देखिए दूसरे कारण में देखिए सबसे बड़ा कारण क्या कि अनइक्वल एक्सेस, कुछ लोगों का फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे अधिकार ज़्यादा दिया गया, कुछ लोगों का अधिकार नहीं, जिनकी ज़रूरतें हैं उन्हें भी उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आमतौर पे क्या देखा गया, सब्सटेंस पर्पस को नकार के यहाँ पे कमर्शियल पर्पस को कई बार फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए जस्टिफाई किया जा रहा है। इन इक्विटेबल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या बताया कि नीड के लिए जगह है बट ग्रीड के लिए कोई जगह नहीं। तो कई बार ये गांधी जी ने भी कहा है कि हमारी नीड को फुलफिल किया जा सकता है बट ग्रीड को फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी कंजम्पशन में भी देखे थे एक इनइक्विटेबल नेचर दिखता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोगों का कंजम्पशन हमें बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन कुछ लोगों की उनको ज़रूरत भर के लिए भी कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बराबर होनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ लोगों पे थोप दिया गया कि नहीं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने कमर्शियल पर्पस को कंटिन्यू करते हुए हमारे ऊपर एनवायरनमेंट को या अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों का या कुछ कम्युनिटी का ये मानना है। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड नामक कुछ कंसेप्ट आते हैं, उनको पहले समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लिटरल मीनिंग क्या होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड रेफर्स टू कंट्रीज दैट आर मोर डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड, वैसे कंट्री जो बहुत डेवलप्ड हैं और बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, और या फिर जहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हमें जनरली देखने के लिए मिलती है। यूएसए, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में यूएसए को देख सकते हैं, कनाडा, जापान, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में देखें तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज रेफर टू द कंट्रीज दैट लर्न मोर टुवर्ड अ सोशलिस्ट सोसाइटी एंड जनरली वर allied with the Soviet Union during the Cold War period. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार वर्ल्ड दो भागों में बाइपोलर हुआ था, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट के नेतृत्व में पूर्ववर्ती अर्स्टवाइल यूएसएसआर के कॉन्टैक्ट में जितने भी मेजर कंट्रीज थे, चाहे वो रशिया खुद हो, यहाँ पे पोलैंड, चाइना, सम टर्क स्टेट्स में, अगर सेंट्रल एशियन में देखिए अजरबैजान देख सकते हैं, अगर आप तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, दे ऑल कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी समझिए, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज are all the other countries that didn't pick a side. This include most of Africa, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कहाँ पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। हावेवर दिस डेफिनेशन इंक्लूड कंट्रीज दैट आर इकोनॉमिकली स्टेबल यहाँ पे। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखें तो सबसे मेजर प्रॉब्लम हमें यहाँ पे कुछ सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर में दिखता है। जैसे सोशल सेक्टर में देखें तो यहाँ पे मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी हो चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, वो हमें बहुत ज़्यादा दिखता है। दे ऑल्सो हैव एन अनस्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट economy. These are countries that contain massive amounts of poverty. In some cases, have fewer natural resources than other nations. Throughout the world, these countries often have to rely on more industrialized countries to aid them and help stabilize their इकोनॉमी। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दीज कंट्रीज यूजुअली लैक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंक्शनिंग क्लास सिस्टम। चलिए नेक्स्ट में देखें, overpopulation in the third world is often cited as the cause of environmental degradation. However, an average American, अब देखिए एवरेज अमेरिकन 40 टाइम्स मोर रिसोर्स कंज्यूम करता है एक एवरेज सोमालियन के कंपैरिजन में। सोमालिया एक अफ्रीकन नेशन है, तो सोमालिया के सिटीजन के कंपैरिजन में एक अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन कंज्यूमर 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। इससे पता चलता है कि वो डेवलप कंट्री बेशक है, लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज का कितना डिप्लीशन है, कितनी वहाँ पे बर्बादी हमें दिखती है। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी probably cause more ecological damage because of the amount they consume. तो इंडिया का रिच 5% जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है या फिर जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की डिप्लीशन के लिए, उनके लॉस के लिए या बायोडाइवर्सिटी के चैलेंजेस के लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल खतरे के तौर में हमें दिखते हैं। नेक्स्ट वन, द पुअरेस्ट 25%, अगर 5% रिचर को छोड़ दे, द पुअरेस्ट 25%, the poorest 25%, the former
shares minimum responsibilities for environmental well-being. The question is who is consuming what, from where, how much. Who is consuming, कौन कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कंज्यूम कर रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है. द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग. 5% जो रिचर पीपल है जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम है. जो लोग कम से कम कंज्यूम करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. तो यहाँ पे कंजर्वेशन की का सबसे ज़्यादा मार अगर लोकल पीपल पे देखे, मार्जिनलाइज पीपल पे देखे, उन पे हमें ज़्यादा दिखता है क्योंकि उनका डेली टू डेली लाइफ या उनका डे टू डे एक्टिविटी या उनका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट उनके अपने आसपास के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पर बेस्ड ज़्यादा. बेशक हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत है लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के सब्सटेंस को भी अपने ध्यान में रखना होगा. यहाँ पे डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन. इंडिया का 50% नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो चुका है. 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड ड्राई हो चुका है. 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड. सरफेस वाटर बॉडी का 70% पॉल्यूट हो चुका है. 40% ऑफ इट्स मैनग्रोव वाइप्ड आउट एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग. अगर इसी प्रकार का हंटिंग और वाइल्ड एनिमल्स का, प्लांट्स का अगर इलीगल ट्रेडिंग कंटिन्यू रहा तो बहुत सारे जो वैल्यूएबल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. इस डिब्बे आइटम से हमें ये भी पता चल रहा है कि हमने एनवायरनमेंट का कितना सीरियस डैमेज किया है, कितना हमने अपने एनवायरनमेंट को सीवियरली डैमेज किया है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो. यहाँ पे द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू. यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस है लेकिन सिर्फ ये बायोलॉजिकल इशू नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को भी स्ट्रांगली थ्रेट कर रहा है या स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा. अब यहाँ पे एक बड़ा यूनिक टर्म आया है, कल्चरल डाइवर्सिटी. इस कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब, कल्चरल डाइवर्सिटी को हम कई बार मल्टी कल्चरलिज्म भी कहते हैं. तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी means is defined the view that culture, race and ethnicities, particularly those of minority groups, deserve special acknowledgement of their differences within a dominant पॉलिटिकल कल्चर. जो डोमिनेंट पॉलिटिकल कल्चर होता है जिसमें कुछ डोमिनेंट कास्ट पीपल वगैरह ज़्यादा दिखते हैं, उसमें भी जो माइनॉरिटी क्लास जो रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एथनिक फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक है, हम उसे ही कल्चरल डाइवर्सिटी या मल्टी कल्चरलिज्म में शामिल करते. कल्चर का मतलब क्या होता है? हमारा उठना बैठना खाना पीना, है ना. लेकिन यहाँ पे दो टर्म आया है, देखिए ध्यान से. एक टर्म है रेस, एक टर्म है एथनिसिटी. तो रेस का मतलब क्या होता है? रेस बेसिकली एक नैरोयर कंसेप्ट है और रेस का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज इन बायोलॉजिकल ट्रेट और फिजिकल ट्रेट डीम्ड बाय सोसाइटी टू बी सोशली सिग्निफिकेंट. जैसे मान लें अगर मैं बोलूँ कि कोई एक कम्युनिटी है, अगर उनके हेयर के कलर अलग हैं, हेयर के डिज़ाइन अलग है, बॉडी पिगमेंटेशन में स्किन कलर अगर हमें अलग दिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एथनिसिटी. एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? एथनिसिटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और एथनिसिटी का मतलब वो एक कल्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात करता है, वो कल्चरल एक्सप्रेशन को बताता है कि कहाँ पे हमारा जन्म हुआ, किस प्रकार का हमारा उठना बैठना खाना पीना कस्टम हमारे किस प्रकार से कल्चरली हम यूनिक हैं. तो एथनिसिटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है लेकिन रेस की बात करें वो एक नैरो कंसेप्ट है. अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो रेस ब्लैक हो सकता है लेकिन किसी की एथनिसिटी अगर बोल सकते हैं ब्रिटिश हो सकती है, इटालियन हो सकती है, स्वीडिश हो सकती है, नॉर्डिक हो सकती है. तो रेस एक नैरो कंसेप्ट है और अगर आप एथनिसिटी को देखें तो वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट. और मल्टीकल्चरलिज्म को एक रिसोर्स के फॉर्म में उसे अप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है. कहा भी जाता है कि जितने कल्चरल बिलीव्स होते हैं, जितनी यूनिक चीजें होती है वो हमारी सोसाइटी के लिए या किसी भी सॉवरेन के लिए या किसी भी कंट्री के अथॉरिटी के लिए उसे एक रिसोर्स के फॉर्म में ट्रीट किए जाने की जरूरत है. द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटेड एक्शन. रिकग्नाइजिंग दैट देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कल्चर. इस बात को रिकग्नाइज करना कि हम लोग कल्चरली डाइवर्सिफाइड है, नंबर ऑफ कल्चर का कोएग्जिस्टेंस है. रिस्पेक्टिंग ईच अदर डिफरेंसेस, हर एक डिफरेंसेस का प्रति, हर एक डिफरेंसेस के प्रति एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हमें दिखाना है.
एक्नोलेजिंग दैट ऑल कल्चरल एक्सप्रेशंस आर वैलिड, सभी कल्चरल एक्सप्रेशंस को इक्वल रिस्पेक्ट देते हुए उसको वैलिडिटी देनी है। वैल्यूइंग व्हाट कल्चर हैव टू ब्रिंग टू द टेबल, है ना, हर एक कल्चर को वैल्यू करना, हर एक कल्चर की इंपॉर्टेंस को देखना है, समझना है, स्वीकारना है। एम्पावरिंग डाइवर्स ग्रुप टू कंट्रीब्यूट, हर एक ग्रुप को कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है, उन्हें ह्यूमन राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करिए, सिर्फ उसे टॉलरेट, सिर्फ उसे एक्सेप्ट मत करिए। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकारना, लेकिन उसे सेलिब्रेट करने का मतलब होता है उसे अपने डे टू डे एक्टिविटी, उसे डे टू डे सेलिब्रेशन और डे टू डे अपने डेली लाइफ की चीज़ों में उन्हें कहीं ना कहीं महत्व देना या उनका रिस्पेक्ट करना। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लॉस से जुड़ी हुई है यहाँ पे। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज एंड impoverished many indigenous and other forest dependent communities। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण बहुत सारे जो कल्चरल कम्युनिटी होते हैं जो उस पेड़ पौधे या उनके उस पे रहने वाले एनिमल किंगडम पर उनकी डिपेंडेंसी है। और कल्चरल डाइवर्सिटी के लॉस का मतलब क्या है? रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिक फीचर, कस्टम, लाइफ स्टाइल, उनके यूनिक एक्टिविटी का, और सबसे बड़ी बात एक ह्यूमन स्पीसीज का या एक ह्यूमन कल्चर का वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होना, खत्म हो जाना, डिप्लीट हो जाना। who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality within the poor women are affected more than men। अब क्या कहा गया कि फॉरेस्ट कम्युनिटी अफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी अगर सेक्सुअली देखें तो वीमेन कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इन मेनी सोसाइटीज़ वीमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारी सोसाइटी का नेचर ऐसा जिसमें महिलाओं को, लड़कियों को, लेडीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है यहाँ पे, है ना। किस चीज़ के लिए? डोमेस्टिक वर्क के लिए, अपने घर के अदर एक्टिविटीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन of fuel, fodder, water and other basic subsistence needs। As these resources are depleted, the drudgery का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा शारीरिक थकान, बहुत ज़्यादा फटीग बोल सकते हैं। The drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 kilometer to collect these resources। अब अगर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा तो उनकी डिपेंडेंसी वही है, लेकिन उन्हें अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए उन्हें एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर उनके अपने पर्सनल हेल्थ और घर की अदर एक्टिविटीज़ पर भी दिखाता है। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वीमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड आवर्स ऑफ वर्क विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन। अब देखिए उनका हेल्थ इम्प्लीकेशन है, उनका पर्सनल हेल्थ वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल इम्प्लीकेशन भी इसका देख रहा है। सोसाइटी में कई बार हो सकता है कि वो अपने उस रोल को अच्छे से निभा नहीं पा रही है। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन का या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे बुरा असर क्या है कि एक्सट्रीम ड्रॉट, सूखा पड़ना, फेमाइन लाइक कंडीशन बनना, है ना, उसके कारण एक्सेसिव वाटर के कारण या वाटर के फास्ट स्प्रेडिंग के कारण फ्लडिंग सिचुएशन का क्रिएट होना। ऑल्सो हिट द पुअर एंड हार्डेस्ट। अब देखिए इनका जितने भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, वो सभी लोगों पे होता है, लेकिन उसका असर पुअर, मार्जिनलाइज, लोकल कम्युनिटी पे ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे पॉवर्टी को एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस से यहाँ पे पॉवर्टी का सीधा सीधा हमें कनेक्शन दिख रहा है। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ इम्पेरेटिव मैंने क्या, बहुत ज़्यादा आवश्यक भावी हो गया, बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है टू अडेप्ट साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि क्या होता है, किस प्रकार से फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी के लॉस की रीजन क्या है, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी किस प्रकार से एंडिजमेंट प्लांटेशन को प्रमोट करते हुए उन्होंने हमारे एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए एक बहुत बड़ा कारण बना, और क्यों
एक तरीके से हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किए जाने की ज़रूरत है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसे हमने इस डिस्कशन में या इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को शुरू करेंगे। तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।